अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, आज सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन हुए। 6 नशिस्तों में से 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। 1 नशिस्त मुस्लिम लीग नून और 1 JUI फे ने जीती। यूसुफजा गिलानी साहब, अब्दुल कदूस बजिंजो साहब, असलम अबड़ो साहब, सैफुल्लाह धरेजो साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर मुंतखब हो चुके अगले 6 साल के लिए, जबकि अब्दुल शकूर अंबरजई JUI फे से और मीर दोस्तैन डोमकी मुस्लिम लीग नून की जानिब से अगले 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब हो चुके। सेनेट में तो बहरहाल पीपल्स पार्टी का इस दफ़ा पल्ला भारी है। अब देखना यह है कि जो जनरल सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें किसके हिस्से में कितनी नशिस्तें आती हैं। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि जिसको सदर जरदारी साहब ने भी एंडोर्स किया, उस पर अप्रीशिएट किया कि अली अमीन गंडापुर साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। गो के तहरीक इंसाफ के लोग इस पर जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इसलिए मिले कि विभाग से पैसे लेना मकसूद थे, वफाक के साथ चलना मकसूद था ताकि सूबे को चलाया जा सके, सूबे के लोगों को रिलीफ दिया जा सके। बहरहाल तो जी कुछ भी हो, लॉजिक कुछ भी हो, अच्छी बात यह है कि एक दूसरे के करीब आए। जमहूरियत है, आपको भी अवाम ने वोट दिए, मरकज में जो जमातें बैठी हैं उनको भी अवाम ने वोट दिए, सिंध की जमातों को भी अवाम ने वोट दिए और पंजाब की जमातों को भी अवाम ने वोट दिए। अवाम का तकाजा इन तमाम सियासी जमातों से, इन हुकूमतों से यह है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, ना कि अना जिद और हटदर्मी की लड़ाई लड़ी जाए और उस बुनियाद पर अवाम दोबारा सफर करे। मैं ये समझता हूं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए और इस बात के ऊपर खुले दिल के साथ तहरीक इंसाफ के लोगों को भी आगे जाना चाहिए और दीगर सियासी जमातों के लोगों को भी आगे जाना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। अवाम खैबर पख्तूनख्वा की हो, बलूचिस्तान की, पंजाब की या सिंध की, अवाम का कोई कसूर नहीं है। अवाम ने तो वोट दिए हैं और अपने अपने मनपसंद लोगों को वोट दिए हैं और चीजें आगे चलनी चाहिए। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ तो वो सरापा एहतजाज है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात पर पाबंदी क्यों लगाई गई, ये गैर कानूनी अमल है। और अडियाला जेल की इंतजामिया का कहना है कि तमाम कैदियों की जो मुलाकात है उन पर पाबंदी लगाई गई है, ना कि सिर्फ किसी एक यानी कि बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन पिशावर हाई कोर्ट से जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, मैं ये समझता हूं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इसका बहुत बड़ा सेटबैक लगा होगा। चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये ख्वाहिश थी, ये सोच थी, उनको ये तवक्को थी कि पिशावर हाई कोर्ट एटलीस्ट उनके हक में फैसला देगा और उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो बहाल हो जाएंगी। अब चूंकि पिशावर हाई कोर्ट की जानिब से वो मखसूस नशिस्तें बहाल नहीं की गई तो इसका मतलब ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर सियासी जमातों के अंदर तकसीम जो की गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो दुरुस्त अमर है। और इस अमर के ऊपर अगर नंबर गेम पे जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में मुत्तहदा अपोजिशन का नंबर जो है वो खासा मुस्तहकम है। तकरीबन 52 से 53 नशिस्तें मुत्तहदा अपोजिशन के हिस्से में आती हैं। यानी कि अगर 20 से 22 लोग जो है वो वफादारी तब्दील करें या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बुलाएं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बआसानी टॉपल भी किया जा सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा काम हो। बहरहाल आपके सामने एक चीज रखना मकसूद थी। इसके अलावा सिंध ने जो है इतराज रखा, एक जो इरसा के चेयरमैन है जफर महमूद साहब, उनके हवाले से उसका नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया ताकि सिंध और वफाक जो है मिल के आगे चल सके। एक और बड़ी स्पेकुलेशन है, उमर अयूब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, मैं ये समझता हूं कि उनको एक बड़े जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए था। वो तवातुर से एक बात कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मौजूदा हैं उनको कनाडा में हाई कमीशन बना के भेजा जा रहा है, लेकिन उसकी आज वाज़ेह तौर पर तरदीद आ गई है कि ना तो कोई ऐसी बात है और ना ही इस तरह का कोई अमर जो है वो वर्किंग में है जिसके ऊपर ये स्पेकुलेशन की जा रही है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट तीन चीज है वो ये कि क्या मरकज और खैबर पख्तूनख्वा की जो दूरियां हैं वो ऐसा ऐसा कम होंगी। और इंपॉर्टेंट तीन, अगर मरकज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि नून लीग जो बरसर इक़्तिदार है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वर्किंग रिलेशन अच्छे ना हुए तो फिर कायमा कमेटियों की जो चेयरमैनशिप्स हैं वो लेने के लिए भी इनको खासा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ये COD के तहत तय था कि जहाँ कुछ अपोजिशन की कमेटियाँ होंगी, कुछ हुकूमत की कमेटियाँ होंगी और उसी चार्टर ऑफ जो डेमोक्रेसी है उसके तहत ये तय था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से होगा। लेकिन ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कंडक्ट अच्छा रहा ऐवान में तो फिर तो उनको चेयरमैन कायमा कमेटियां मिल सकती हैं। अदरवाइज हर कायमा कमेटी का इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन की बुनियाद पर मुश्किल है कि इनको कोई कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप मिल सके। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर, माशी सूरत हाल के ऊपर किस तरीके से सिस्टम को आगे लेके जाया जा सकता है और सियासी जो अकाबरीन है वो किस तरीके से अपनी अपनी अना जिद और हरदर्मी से एक कदम पीछे हटें और अपने सूबे की आवाम को रिलीफ दे सके। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। लाल चंद मल्ली साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। इख्तियार वली साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। सलमा कौसर साहिबा तजिया कार है, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। वेलकम टू ऑल। डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। 4 सीटें पीपल्स पार्टी सेनेट की विन कर गई और एक नून लीग और एक जेयूआई फे के हिस्से में आई। ये फरमाइएगा कि यूसुफ गिलानी साहब को तो बड़ी सपोर्ट मिली मरकज से और दोबारा वो अपनी ही छोड़ी हुई सीट पे मुंतखब हो गए, और जो नून लीग वाले बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ शरीक हुकूमत भी हो जाएं, वो उसके कोई चांस बन रहे हैं या नहीं बन रहे? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। जो सीट सिक्योर की है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, मैं समझती हूँ वो एक बेस्ट कैंडिडेट हैं इस सीट के लिए। तो दूसरी बात आपने की कि हम हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी पहली स्पीच में ही ये बात की थी कि हम चाहे हुकूमत का हिस्सा हो या ना हो, हमारे लिए पहली प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के माली हालात, माशी हालात और जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो हमारे लिए पहले प्रायोरिटी है। क्योंकि हम अगर हुकूमत में ना भी हों और अगर हमें सपोर्ट करना पड़ा किसी भी चीज़ पे पाकिस्तान के लिए, तो हम ज़रूर आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि हम पाकिस्तान को इस मौशी बहरान से, सियासी बहरान से बाहर निकालें और हम अवाम को, जिसके लिए अवाम ने हमें इस जगह पे भेजा है, पार्लियामेंट में भेजा है, अपना नुमाइंदा चुन के भेजा है, हम उनको रिलीफ देने में कामयाब हो सकें। और जिन चीज़ों से इस वक्त मैं समझती हूँ महंगाई सबसे बड़ा टास्क है हमारे लिए, और उसके बाद जो अवाम की रिलीफ की चीज़ें हैं वो अगर हम कर सके और जिस हद तक हम इस हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। बाकी हिस्सा बनना या ना बनना वो एक अलग बात है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे ख्याल में हम इस चीज़ से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी मेरे ख्याल में एक अच्छी टीम जो है वो काबीना का हिस्सा बनी है और अभी काम शुरू नहीं हुआ है। मैं समझती हूँ अभी सिर्फ एक ही इजलास हुआ है, अभी काम होना है और अच्छी पॉलिसीज बनेंगी। लेकिन इसके लिए हम ये चाहेंगे कि हम सबको, जो एक सियासी बहरान बना हुआ है, उसको खत्म करके पाकिस्तान की अवाम को सामने रखते हुए, पाकिस्तान को सामने रखते हुए हमें आगे का सोचना चाहिए और मिल के काम करना चाहिए। जी ठीक। लालचंद मल्ली साहब, अली अमीन गंडापुर साहब की और शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है उनकी मुलाकात हुई है, अच्छी बात है। बर्फ़ पिघली है, मुलाकातें होंगी, गिले शिकवे होंगे, ख़त्म होंगे, गुफ्तगू से ही मामला हल होते हैं। तो आपकी पार्टी इस बात के ऊपर कहीं डिवाइड तो नहीं है कि ये मुलाकात सिर्फ इसलिए थी कि फंड्स लेने थे केपीके के लिए, या आप भी बतौर पॉलिटिकल वर्कर इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि ताकि कम से कम सूबे की आवाम का तो कोई कसूर नहीं है, उनको तो रिलीफ मिलना चाहिए? हाँ, काशिफ़ देखिए 2 चीज़ें हैं। अव्वल बात तो ये है कि पार्टी मुत्तहद है, पार्टी यूनिफ़ाइड है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के पीछे खड़ी है और उसका हर हिदायत को मनोन कबूल करती है। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ें ऑफ़िशियल होती हैं और दूसरी पॉलिटिकल होती हैं। ये मुलाकात प्योरली ऑफ़िशियल थी। क्योंकि कोई केपीके के 1500 अरब से ज़्यादा बकाया जात जो है वो मरकज़ की तरफ है। उसके अलावा जो एक सूबे को चलाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी या जो एक टीम रिक्वायर्ड होती है, उसकी भी ज़रूरत होती है। तो वो कंप्लीटली एक ऑफ़िशियल मुलाकात थी। लेकिन आप काशिफ़ देखें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कभी भी पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए आगे जाने से आगे बढ़ने से कभी इनकार नहीं किया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है आप देखें। कल जो चेयरमैन है हमारे इमरान खान साहब, उनसे मुलाकात का इनकार कर दिया गया। उनको हमारी लीडरशिप से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। एक झूठे जो है वो ड्रामे किए जा रहे हैं कि कोई दहशतगर्द पकड़े गए हैं, दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से निकलते हैं और जाके अडियाला जेल के करीब पकड़े जाते हैं और दरमियान में वो कहीं पकड़े नहीं जाते। ये इंतहाई जो हैरत की बात है। दूसरी तरफ आप देखें एफआईए ने जाके एक आर्ग्यूमेंट किया है कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि इमरान खान और मखदूम शाह महमूद कुरैशी को
अपील का हक नहीं होना चाहिए और लॉ में भी वो हक मौजूद नहीं है। और तीसरी तरफ आप देखें, इलेक्शन कमीशन जो है इनकी ईमा पे, PGM-2 की ईमा पे आज भी जो हमारा एनए का हल्का था 81, उसमें इतना अरसा गुजर जाने के बाद वहां पे रिकाउंटिंग कराती है और हमारी एक और सीट जो है वो छीन लेते हैं। तो ये मुसलसल धांधली के मुसलसल जो है गुंडागर्दी मौजूदा हुकूमत की जारी है। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने कितने भी फेंगे फैला ले, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आएंगे और मजबूरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी कॉइन्स में जवाब देना पड़ेगा जो ये डिजर्व करते हैं। जी ठीक। इख्तियार वली साहब, आपने लालचंद साहब की बात सुनी। एक तो रिकाउंटिंग में एक सीट उनकी जो सी है वो नून लीग की तरफ चली गई, कयूम नायरा साहब की वाली सीट है। दूसरा ये है कि पंजाब हुकूमत भी चल रही है, बड़ी बातें हो रही हैं कि जी कोई हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है, कोई टायर शायर बदलवाए जा रहे हैं। ये सारी सोशल मीडिया की बातें हैं या इसमें कोई हकीकत भी है? और आप कैसे देख रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात को सर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अली अमीन गंडापुर और वजीर आजम की जो मुलाकात है, ये मैंने बहुत पहले इनको मशवरा दे दिया था कि जो सियासत है वो आपकी जमात की अलग है, हमारी जो है वो अलग है। हमारे नजरियाती इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आपस के झगड़ों में सूबों का और ये जो हमारी इकाइयां हैं चार, जिसमें 4 करोड़ आवाम रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बेहतर है कि आप मरकज के साथ अपने मामला ठीक रखो, उसको दुरुस्त रखें, तलखियां कम करें, जो टेम्परेचर हाई होता है वो उसको नीचे रखें। सियासत करने के लिए आपकी पार्टी मौजूद है, आपके लीडर्स मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं, वो सियासत करेंगे, आप हुकूमत चलाएं, क्योंकि आप इस वक्त पार्टी से ज्यादा लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपके पास जाली सही, सच्चा सही, झूठा सही, 45 सही, 47 सही, 147 फार्म सही, लेकिन अब आप वजीर आला बन चुके हैं। अब वो अलग बात है कि इनकी गाड़ी से बड़ी वायरल वीडियो है, वो कोई बैलेट पेपर भी ब्लैंक बरामद हुए थे, जिस तरह वो शहद की बोतल थी। खैर, वो छोड़े वो बात है। मली साहब ये PTI में या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में बड़े शरीफ नफ्स इंसान है। मेरा अक्सर इनके साथ होता रहता है, इस तरह हम शोज में इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये हैं बड़े शरीफ इंसान, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो इनके दिमाग में बातें डाली गई हैं, जो इनके कानों में डाली गई हैं कि आपने टीवी के प्रोग्राम में जाके ना इस तरह बोलना है कि जी FIA ने ये कर दिया, FIA ने वो कर दिया। देखिए मली साहब, FIA ने नोटिस दिया है शानदाना गुलजार को। क्यों दिया? कि शानदाना गुलजार ने कहा कि जिले शाह का कत्ल जो है ये मरियम नवाज ने कहा। अब FIA ने, अगर वो कोर्ट में गई है और उन्होंने ये कहा कि इस केस में इमरान खान बानी PTI का जो केस है इसमें अपील का हक नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने किसी आईन के कोई कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होकर कोई सेक्शन की उसका हवाला दिया है। आप वो बात पूरी करें। अगर आपके पास वकील, तो आपके पास इतने हैं कि आपकी तो पूरी पार्टी जो है वकीलों की बन गई है, उनको चाहिए कि वो उसको रिबट करें, वो उसको उसकी रिबटल करें। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो सियासत को अब देखें, वो वक्त आ गया है कि या पाकिस्तान को बचाना होगा या आपकी सियासत को बचाना होगा। आपकी सियासत को बचाते बचाते, आपको लीनियंट लेते लेते, आपके साथ गुजारा करते करते कि हम जी F8 तक आएंगे, हम जी F9 पार्क तक आएंगे, नहीं आएंगे, फिर आप ब्लू एरिया में भी दाखिल हो गए, फिर आप बी चौक में भी पहुंच गए, फिर आपने कब्रें भी खोद दी, फिर आपने कफन भी पहन लिए, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या आपने कर दिया। आपका जो आपकी पार्टी है उसका एतबार नहीं है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। अब आप पर ज्यादा एतबार नहीं किया जा सकता। अब आपको कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखानी होगी। और इस वक्त ये बात बिल्कुल पाकिस्तान को बचाने की आ गई है। मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की मईशत को बचाने के लिए, लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए हम काम करना चाहते हैं। आपको भी दावत देते हैं, आप भी आगे हैं। पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तानी अवाम मुश्किल में है। इसको ठीक करने के लिए हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप आइए,
मीसाक जमहूरियत, मीसाक मुफाहमत, मीसाक मईशत, सारी मीसाक आपके साथ करते हैं। लेकिन आप किसी इस दौरान अपने लीडर के लिए कोई एनआरओ नहीं मांग सकते और ना ही हम एनआरओ वगैरह देंगे। ये बात अलग है, मुल्क बचाने की और चलाने की बात अलग रहेगी। शुक्रिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सलमा, आप कैसे देख रही हैं आज जो ज़िमनी इलेक्शन हुए सेनेट के, 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती, एक नून लीग और एक JUIF ने तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनके हिस्से में कोई नशिस्त नहीं आई है, नंबर 1। नंबर 2, जो अली अमीन गंडापुर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, आप समझती हैं कि अवाम के लिए बेहतर है कि जमहूरियत आगे चले, निज़ाम आगे चले? कैसे देख रही हैं इस मुलाकात को? मुलाकात तो बहुत जरूरी थी होनी और होनी भी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भी हमने एक ट्विस्ट देखा, एक यू टर्न देखा। मैं आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब दे दूं, जो आज दिल्ली इलेक्शन हुआ वो तो ऑब्वियस था, होना था। असल इलेक्शन जो 52 सीट्स का गालिबन होगा 2 अप्रैल को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आधा सेनेट मुंतखब होगा आइंदा 3 साल के लिए, क्योंकि 6 साल के लिए होता है तो 3-3 साल के बाद सेनेटर्स रिटायर होते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। मैं ये कहना चाहती हूँ काशिफ की ये जो मुलाकात हुई, अगर आप इसका पैटर्न देखें या सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें तो आपको याद होगा कि इलेक्शन होने के फौरन बाद एक खत लिखा गया IMF को, जिसमें कहा गया कि आप पाकिस्तान को पैसे ना दें क्योंकि यहाँ पर शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये पैसे शफाफ अंदाज से खर्च नहीं होंगे या जो भी था मामला उस खत में लिखा गया। और उसका जवाब जब आया जिसमें कहा गया कि हमें इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लुबे लुबाद ये था उस खत का। उसके बाद वज़ीर आला KP ने सोचा कि उनको मुलाकात करनी चाहिए क्योंकि पैसे नहीं है खजाने में सूबे के अंदर। अब चलें ये तो एडमिट किया उन्होंने, वो कहते हैं कि सूबा पिछले 10 साल में इतना मकरूज हुआ, ये तो हुकूमत होने की थी, उनको सोचना चाहिए था। तो दूसरी बात ये कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह कोई एक पॉलिसी नहीं है पार्टी की। यहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब का अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, बैरिस्टर गौहर का अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, शानाना गुलजार साहिबा कुछ कह रही हैं और उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो है वो मुलाकात के लिए आते हैं और कहते हैं अच्छा मुलाकात होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, ये होनी चाहिए थी, इनफैक्ट बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हुकूमत को आकर वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा रखने की दावत देते अली अमीन गंडापुर साहब, बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होता। लेकिन क्योंकि वो अपने काम के लिए आए तो उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग कत्ल के इल्जाम लगा रहे हैं, ये बहुत संगीन इल्जाम है। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि उनके कत्ल की सुपारी दी है मरियम नवाज साहिबा ने मुबैना तौर पर। फिर शानदाना गुलजार साहिबा दुल्ले शाह के कत्ल का इल्जाम मरियम नवाज साहिबा पे लगाती हैं। तो एक तरफ ये इल्जाम की पॉलिटिक्स हो रही है, दूसरी तरफ सूबे के लिए रियासत के मफादात के लिए मिल बैठने की बात हो रही है। अगर रियासत के लिए एक होना था तो उसका क्यों नहीं हुए जब IMF को खत लिखा था। फिर पीपल्स पार्टी की विन विन पोजीशन इस वक्त इसलिए है कि उनके स्टेक्स अभी बहुत जबरदस्त तरीके से सेटल्ड है, वो भी उन पोजीशंस पे हैं जहां पर वो किसी चीज के लिए जवाबदेह नहीं है। PTI का उनके साथ भी क्लैश नहीं है, इस वक्त PMLN वर्सेस PTI है, तो या आप सुनिए इत्तेहाद काउंसिल कह लीजिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है इस वक्त इस किस्म का, मुझे लगता है कि मामला ज्यादा परेशान कुन हो गए। इरसा के चेयरमैन की तैनाती पे जैसे भी एतराज हुआ, मेरा ख्याल है कि उनका इख्तियार था, एतराज कर सकते थे वजीर आला से, लेकिन अगर ना भी करते तो कबाहत की बात इसलिए नहीं थी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एज फार एज आई नो, जो IRSA का चेयरमैन होता है इंडस अथॉरिटी का, वो सूबे से भी हो सकता है, वो वफाक का नुमाइंदा भी हो सकता है। तो अगर वफाक का भी नुमाइंदा होता, क्योंकि वफाक में इन दोनों की कोलैबोरेशन है PMLN की और पीपल्स पार्टी की, तो उसमें कोई कबाहत नहीं थी। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त अपना अपर हैंड रखना चाहती है क्योंकि उन्होंने की सीट्स वो ली है जहां पर उनकी जवाबदेही नहीं है। अभी तक वो कैबिनेट में नहीं आए, उसकी एक मेन रीजन ये बताई जा रही थी कि वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहराना चाहते। आपको याद होगा PDM में भी जो हुआ था, जितने मुश्किल फैसले थे जो अवाम के लिए मुश्किल और कड़े थे, उसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी ने नहीं ली। दे सेड कि हम तो डिसाइसिव पावर में थे ही नहीं, वो तो PMLN कर रही थी और PMLN जिसको ऑन नहीं करती, वो कहते PMLN के साथ पीपल्स पार्टी भी थी, दे आर अकाउंटेबल। तो इस वक्त एक ऐसी कुछ करी हुई जिसको आम आदमी समझ नहीं पा रहा। जी ठीक, आपको पॉइंट आ गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लालचंद मल्ली साहब, ब्रेक में जाने से पहले 2 बातें सामने आई। एक तो ये कि बानी तहरीक इंसाफ के लिए NRO का मुतालबा नहीं रखना चाहिए, इख्तियार वली साहब का ये व्यू था। और जो बात सलमा कौसर साहिबा ने की, बात बड़ी वैलिड है कि अगर सूबा मकरूज है तो पिछले 10 साल हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की रही,
तो मकरूज करने में भी उन्हीं का किरदार होगा। सर क्या कहेंगे इस पे? जी देखें, पहले तो इख्तियार वली साहब ने कहा कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये वही पार्टियां हैं, ये वही पीडीएम है जो इस मुल्क को इस नहज पे ले आई है, या इनके हैंडलर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के ये हालात बन चुके हैं। जहाँ तक एनआरओ की बात है तो आपको याद होगा, और ये मीडिया ने बहुत ज्यादा इसको रिपोर्ट भी किया था कि इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आतिफ अलवी को एक मैसेज किया था कि मैं पूरी जिंदगी जेल में रहना चाहूंगा, लेकिन मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, मैं अपने केसेस लड़ूंगा। उनको कई ऑफर्स हुई कि वो मुल्क छोड़ के चले जाए, लेकिन उसने इमरान खान ने कोई भी कंप्रोमाइज करने से और झुकने से इनकार किया है। और यही वजह है कि उन पे सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, बजाय उन पे किसी किस्म का जो है वो कोई लीनियंसी दिखाई जाए। देखिए मैडम सलमा ने अभी जो बात की कि पीटीआई ने एक खत लिखा और आईएमएफ को कहा कि पाकिस्तान को पैसे ना दे। मेरे ख्याल में ये शायद उन्होंने ना खत पढ़ा है, ना उसको प्रॉपरली उन्होंने फॉलो किया है। इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा कोई खत नहीं लिखा जिसमें आईएमएफ को कहा गया हो कि पाकिस्तान को पैसे ना दे। तो इस तरह की बातें करना लेकिन बहुत खत तो इसलिए लिखा गया। सर खत कमाल है। लिखा गया। देखें, खत तो अब देखिए कल हमने खत नहीं लिखा था, लेकिन कल जो है तारड़ साहब ने, वफाकी वजीर है जो बराए इत्तलात, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई यूरोपियन यूनियन को जीएसपी प्लस के हवाले से खत लिखा है। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। देखें, अच्छा, माजी में पीपल्स लाल पार्टी। साहब इस पे भी काइंडली कमेंट कीजिएगा कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इससे आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसको खासा धचका लगा होगा और अपोजिशन के बहरहाल नंबर तो इंक्रीज कर गए खैबर पख्तूनख्वा में या मरकज में या पंजाब में। इस पे क्या कमेंट कीजिएगा? बहरहाल आपकी पार्टी की तरफ से ये तो है कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन इस वक्त जो ये तवक्को की जा रही थी कि पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा वो नहीं मिल सका, क्या कहिएगा? काशिफ देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो प्री पोल रिगिंग हुई, फिर जिस दिन पोल्स हुए, इलेक्शन हुए, उस दिन फॉर्म 47 के थ्रू जो है रिगिंग की गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटों के हवाले से भी एक रिगिंग की और उनको उन सीटों से महरूम कर दिया। देखिए बात सादा सी है, जो एसआईसी यानी सुन्नी इत्तेहाद का जो मैंडेट है, लोग उनसे जो थ्योरेटिकली या फिलोसफिकली या नजरियाती तौर पर इत्तेफाक करते हैं, उनका मैंडेट, जैसे देखिए आप कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब के कई शहरों से मैंडेट लेके इनकी झोली में डाल दिया गया है। ये वही, क्योंकि ये फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट का है वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ही जो है वो डिपेंड कर रहा है। अभी मोर है। उसका एक फैसला आना है। तफसीली फैसला उन्होंने कोर्ट से अभी तक जी ठीक। जारी नहीं किया है, वो देखने के बाद हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन देखें, अजीब, एमडब्ल्यूएम ने वहां से एक सीट दी थी, केपीके से उनको कोई सीट नहीं मिली, पीपल्स पार्टी को मिल गई है। एक या दो सीटें हैं, उनको 3 या 4 सीटें। ये पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ मजाक हो रहा है जो बंद होना चाहिए, और पूरी दुनिया जी ठीक। इसको देख रही है। कोई खत लिखे या ना जी ठीक। लिखे, लेकिन ये दुनिया आजकल एक ग्लोबल विलेज हो गई है, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू ये सब कुछ मॉनिटर हो रहा है। जी ठीक। इख्तियार वली साहब, सर मखसूस नशिस्तों के हवाले से पिशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया, और मैं ज़ाती तौर पर ये मेरी राय है, इख्तलाफ का हक है आप सबको, कि पिशावर हाई कोर्ट से बड़ी तवक्को थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उनको रिलीफ मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सका। इलेक्शन कमीशन का फैसला प्रीवेल कर गया। तो आपकी जो पोजीशन है असम्बली में वो बेहतर हुई होगी मुतहदा पोजीशन की, और जो मेरे पास कैलकुलेशन है 20-25 नंबर का फर्क रह गया आपका और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, यानी कि अपोजिशन का और हुकूमत का। सर इस एस्पेक्ट से सेनेट में भी आपको फेवर मिलेगी, क्या कहिएगा सर? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें फेवर ना तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दे रही है, ना हमें फेवर जो है बिल्कुल तो ठीक। कोई हाई कोर्ट दे रही है। हालांकि
सर अनडू फेवर लेने के लिए जब भी इनको अनडू फेवर चाहिए होता है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले तमाम कोर्ट्स छोड़कर ये पेशावर भाग के आ जाते हैं। इन्होंने काफी हद तक जितनी ये बदनामी कर सकते थे इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की है। लेकिन बिल्कुल ठीक, मैं खुश हुआ हूँ आज उनके फैसले पर, और वो बड़ा क्लियर है। मैं 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद में एक टॉक शो में बैठा हुआ था, उसमें खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब भी थे, नसरुल्लाह मलिक साहब थे और एक और सीनियर दोस्त थे पीटीआई के। तो मैंने वहां पर बता दिया था कि अगर आपने मखसूस नशिस्तों के लिए आपने अप्लाई की है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं की, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। दूसरा, आपकी जमात, उसने अगर कोई सीट नहीं जीती, उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फिर वो किस तरह एलिजिबल हो सकती है? तो डेफिनेटली उसने फिर अकॉर्डिंगली जिस तरह जो जमातों जिन्होंने फिर इलेक्शन में हिस्सा लिया वो उस तरफ जाके वहां पे उनमें तकसीम होगी। आपकी इस वक्त लालचंद मली साहब, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं आपको बताऊं एंड ये फैक्ट है कि आप इस वक्त या उस वक्त आप जमात नहीं थे, आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, आपने अप्लाई नहीं किया था, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, ये सीटें आपका हक नहीं बनता था, ये पाकिस्तानी अवाम का हक था। किसी भी सियासी जमात के जरिए उन तक पहुंचना था, वो पहुंच चुका है। दूसरी बात जो इन्होंने की, सलमा बहन ने भी की, कि खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन को 1500 के अरब के वाजिबात हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है, सबसे बड़ा पोर्शन ये पीटीआई गवर्नमेंट का है, और इनको हमने ये बता भी दिया था जब इनकी हुकूमत थी कि फेडरल से पैसे लेने हैं, लेकिन ये इमरान खान के आगे ये लोग नहीं बोल सकते थे, बानी पीटीआई के आगे ये लोग मुंह क्या ये बात भी नहीं कर सकते थे कि ये बात करते। हमने कई बार इनको बोला कि वहां से पैसे हमने लेने हैं। अगर आप हमारा रिकॉर्ड देख लें तो मेरे ख्याल में पीएमएलएन की और नवाज शरीफ का ये रिकॉर्ड रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को बिजली की रॉयल्टी हो या महसूलात हो, सबसे ज्यादा वो हमने दिए हैं। और हम अब भी देखिए, हम फेडरल में हुकूमत में हैं, ये सूबे में है हमारा। इनका कल एहसन इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि सियासत सबकी अपनी अपनी, रियासत सबकी सांझी है। हमने मिलके चलना है और हमारी सियासत में, हमारे इख्तिलाफात में सूबों का और मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक बात मैं करता हूँ, मुझे पता है आप जल्दी में हैं, ये पूछ रहे हैं ना कि मतलब ये इतने लंबे अरसे से हुकूमतों में है, फलाह है, दिमकान है। तो देखिए मैं आपको बात बताऊं, 2018 से पहले न कर्जों की बात थी, न महंगाई की बात थी, न किसी को ये चीजें याद भी थी कि पेट्रोल कितने का लीटर है और एक रोटी कितने की मिलती है। पौने 4 साल आप लोग हुकूमत करके गए हैं, उसके बाद पता चला कि पेट्रोल कितने का हो गया, बिजली कितने की हो गई, गैस कितनी महंगी हो गई, बेरोजगारी कितनी हो गई, रिसेशन कितना आ गया, महंगाई क्या हुआ, गरीब का क्या हुआ, मजदूर का क्या हुआ। ये बातें आपके आने के बाद हुई, वरना आपसे पहले सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। जी प्लीज। ठीक सर, आपको पॉइंट आ गया। डॉक्टर शाजिया सोबिया साहब, ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट का और दीगर सियासी जमातों में ये नशिस्तें तकसीम हो गई, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्टेन हो गया, तो इससे तो मजीद आपके जो नंबर हैं वो मुस्तहकम हो गए, मरकज़ में भी प्रोविंसेस में भी। इतना क्लियर मैंडेट है तो उसके हवाले से फिर क्लियर फैसले आने चाहिए, आवाम को क्लियर कट जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक आपने गवर्नर्स के नाम फाइनल नहीं किए, ना पंजाब में ना खैबर पख्तूनख्वा में। जो माली साहब ने बातें की हैं, मैं थोड़ा सा उनके लिए जवाब देना चाहूंगी कि देखें माली साहब, अब टाइम ऐसा है जिसमें आप इल्जामात की सियासत नहीं कर सकते हैं। इस वक्त अवाम को रिलीफ देने की बात है तो आप आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में थे तब भी अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे थे, जब आप अपोजिशन में हैं तो आप मज़ामती सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों साइड पे आप एक ही तरह से बैठे हुए थे। तो अदालतों का जो भी मैं समझती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो भी फैसला आया, चाहे वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के फैसले से लेकर अब तक, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल जेलों में गुजारे, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल की गई ईद वाली रात, और ये पीटीआई की गवर्नमेंट में हुआ था। तो हमने हर अदालती फैसले का एहतराम किया है।
तो मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त अदालत के सामने सिनेरियो है कि वो पार्टी जिसने ना तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, ना अपनी रिजर्व सीट की कोई लिस्ट जमा करवाई थी, तो उनको किस तरह से आप इमर्ज कर सकते हैं सीट्स के लिए। तो मेरे ख्याल में ये कानून, आइन और मैं इस वक्त पीटीआई जो हर एक शिक आपको बता रही है, आर्टिकल कोट कर करके बता रही है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को याद होगा, मीडिया तो हर चीज को याद रखती है, कि आप लोगों को याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको कहा था कि मैंने तो बहुत नैब देखे हैं, जब आपकी बारी आएगी तो आप रोएंगे। तो मेरे ख्याल में ये उस वक्त ये अगर इतना करते जितना ये खुद बर्दाश्त कर सकते थे, तो ये उस चीज में ज्यादा बेहतर रहते। ये सारे कानून और सारी इख्तलाफात और इंतशार इनके ही फैलाए हुए हैं, ये इसमें हम लोग उन चीजों को या इनके फैलाए हुए गन को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां बात आई गवर्नर्स की, तो इंशाल्लाह ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही आप लोगों के सामने सारी डिक्लेरेशंस आती जाएंगी। और आई होप के सारे सूबों में ऐसे लोग होंगे जो हुकूमत को बहुत अच्छे से चला सकें और अवाम को बेहतरीन रिलीफ दे सकें। जी ठीक। सलमा कौसर साहिबा, मखसूस नशिस्तों के ऊपर काफ़ी बड़ा सेटबैक मैं समझता हूँ लगा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, और बिलखसूस पेशावर हाई कोर्ट से फैसले का आना, तो इससे तो जो दीगर सियासी जमातें उनके नंबर मुस्तहकम हुए हैं। इतने मुस्तहकम नंबर के साथ हुकूमतें मौजूद हैं मरकज़ में भी और प्रोविंसेस में भी, तो अवाम को रिलीफ जो है उसी तरीके से तवक्को है मिलने की। आप क्या देख रही हैं कि इससे रिलीफ मजीद मिलेगा या ये खींचादानी, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ये ज़्यादा होगा? I just want to ask कि जब आपके बानी एडमिट कर चुके हैं कि उन्होंने खत लिखा, तो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? और अगर आप ये कह रहे हैं कि उस खत में ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान को पैसे ना दें या यहाँ पर धांधली नहीं हुई, तो उस खत की इंटेंशन और उसका कंटेंट क्या था आप बता दें। और क्या इससे पहले जब पीडीएम ने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस था और IMF प्रोग्राम में जाने की बात हो रही थी, तो फिर आप ये भी डिनाई कर दें कि उस वक्त सूबे में केटी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने खत नहीं लिखा था कि हम सूबे की कैपेसिटी में रहते हुए इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, हम इसमें इन शराइत का पाबंद खुद को नहीं करेंगे ताकि पाकिस्तान मजीद जो है वो IMF की शराइत मान सके। तो ये खतो किताबत तो पीटीआई की हिस्ट्री रही है। और अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर जो IMF ने जवाबी खत लिखा उसमें क्या था? फिर दूसरी बात जो आपने स्टेबिलिटी की है और इन चीजों की, अब उसकी तरफ आते हैं। स्टेबिलिटी इसलिए भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि जितना डिजास्टर पिछले 5 सालों में हुआ काशिफ, उसको रिवर्स करने के लिए शायद आइंदा 30 साल हमें लगेंगे और शायद फिर भी हम इस काबिल ना हो पाए। इस बार जो इनिशिएटिव लिए गए, आपने देखा होगा निगरान हुकूमत के दरमियान, जब निगरान हुकूमत आई थी तो बहुत सी फाइनेंशियल इख्तियारात के साथ आई थी। जो मेजर्स दिए गए थे वो रिमार्केबल थे, वो इससे पहले हिस्ट्री में नहीं हुए थे। डॉलर की प्राइस को कैसे कंट्रोल किया गया, जो स्मगलिंग होती थी उसको कैसे काबू किया गया। अगर ये पॉलिसी सस्टेन करती है, जो कि लग रहा है कि करेंगी, और फिर जो माली डिसीजंस जो है और जो हमारा जो एक बड़ा मईशत का हिस्सा है उसको SIFC देख रही है, तो मुझे लगता है कि ये तमाम सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। हालात खराब नहीं होंगे लेकिन इतने स्टेबल नहीं होंगे कि एक आम आदमी सुकून की रोटी खा सके। लोगों की सैलरीज महंगी हैं और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बहुत से पॉलिटिशियंस ने ये वादे और दावे किए थे कि आवाम को 200 यूनिट फ्री मिलेंगे, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। 1 यूनिट भी फ्री देना किसी के बस में इस वक्त नहीं है। और जो रमजान में इतनी बड़ी सब्सिडी दी गई है, 1200 अरब का यूटिलिटी स्टोर्स का पैकेज था, उसके अलावा पंजाब में भी आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। तो ये सब पैसा जो है ये भी आइंदा आने वाले दिनों में हमारी जेबों से टैक्सेस की सूरत में निकलेगा। तो इसके लिए हमें खुश होने के बजाय मजीद परेशान होने की जरूरत है। और फिर ये जो IMF, हम कहते हैं ना कि IMF ने ये डिमांड कर लिया, ये डिमांड कर लिया, अभी बजट आने वाला है, उसमें जाहिर है गाड़ियों के मजीद टैक्सेस लगेंगे। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन माफिया है उसको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जाएगी, लैंड ओनर्स को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की। ये सजेशंस हम कहते हैं कि आप हमारी इस इंडस्ट्री पे टैक्स लगाएं और यहाँ से आपका खसारा पूरा हो जाएगा। ये जो भी हमारे पैसे आते हैं वो हमने जो काली भेड़ें पाल रखी है इदारों की सूरत में, उसमें सलमा एक ब्रेक का कहा जा रहा है। इंशाल्लाह एक से वापस आते हैं तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन।
इख्तियार वली साहब, मैं ये समझता हूँ कि हम माशी चैलेंज की बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं। असल मसला ये है कि हमारी आबादी का जो हुजम है वो जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, शायद हमारी जो प्लानिंग है उस तरह नहीं हो रही। क्योंकि अगर हम 5 साल की माशी प्लान तरतीब देते हैं तो हम उसका ये नहीं देखते कि आबादी का सीक्वेंस जो या आबादी कितनी इंक्रीज कर रही है। आप समझते हैं कि आबादी भी हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से हमारी माशी प्लान जो है वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे जैसे होने चाहिए। ऐसा है कि देखिए, थोड़ा मुल्कों में जब सुकून आ जाए, स्टेबिलिटीज आ जाए, तो वहां पर फिर पॉलिसीज बनती हैं। अब पॉलिसी क्या बनेगी? पॉलिसी यही बनेगी कि आबादी को किस तरह कंट्रोल किया जाए। हमारे यहाँ लड़कियों की पैदाइश कितनी है, लड़कों की पैदाइश कितनी है, बच्चों की, बच्चियों की, फिर उसके हिसाब से हमारा जो एजुकेशन रेशो है उसको किस तरह बढ़ाया जाए, फिर उनको आगे इदारों में, सरकारी इदारों में, नीम सरकारी इदारों में, प्राइवेट इदारों में किस तरह करवाया जाएगा। उनके लिए रोजगार, उनके लिए आसान जिंदगी पैदा करना, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। नई दुनिया के तकाजे ये हैं कि आप अपनी ज़रात को भी इसी प्रोग्राम पे डालें, आप अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जो आपके मुल्क की मईशत है, उसको भी जदीद खतूत पर इस्तेमाल करें। आपका जो 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 पाकिस्तान की बेसिक, जिसको पाकिस्तान को एक ज़री मुल्क कहते हैं, ज़री मुल्क के हिसाब से हमें ज़रात में वो तरक्की हमने नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। तो हमें वो सारी चीज़ें अब करना होंगी और उसके लिए ज़रूरी होता है कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो। बहुत हो गया, ये धरने भी हो गए, 126 दिन के धरने भी हो गए और लॉन्ग मार्चेस भी हो गए, इस्लामाबाद की तरफ मार्च, फिर इधर आग लगा दो, उधर आग लगा दो, ये असेंबली तोड़ दो, वो असेंबली तोड़ दो, वो भी हो गई है। अब मुल्क और कौम को बचाने के लिए, इसको तरक्की की राह पर डालने के लिए हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट करनी होगी। आज आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर क्या, जो उन्होंने आज कैबिनेट का इजलास उन्होंने किया, तो उन्होंने मुआशी टीम को बिठाकर उनको अपने टारगेट्स दिखाए हैं, बताए हैं कि हमारे मेन टारगेट्स क्या हैं। जी अब इन चीजों को अचीव जी करने के लिए ये सारा, मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर जी अगर उधर बैठा है या कोई कैबिनेट बैठी है, एक तो ये होता है ना कि 190 जी मिलियन पाउंड का लिफाफा आए और एक साइड पे हो जाए, इस तरह के केसेस होते हैं। जी जी अब आपके जी पास ठीक। कोई और रास्ता नहीं है कि आपने बैठकर मुल्क कौम की तरक्की का प्लान बनाना है और लोगों को इस मुश्किल से, पाकिस्तान को इस भंवर से बाहर निकालना है। मैं इनसे अपील करता हूँ, पीटीआई से, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जी जी या मजलिस वादेतुल मुस्लिमीन, जो भी है, कि बस सियासत जी बड़ी जी हो गई। आपने खत भी लिख दिए, ठीक नहीं जाते हैं उस किस्से में कि ठीक तैमूर सलीम झगड़ा आपका खैबर पख्तूनख्वा का वजीर खजाना था, उसने किसको खत लिखा, शौकत तरीन ने किसको खत लिखा, इमरान ने किसको खत लिखा, पाकिस्तान की मईशत कहाँ जी पहुंच सर गई, पौने 4 साल में रोटी की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत कहाँ पहुंच गई। बस छोड़ दें इन बातों को। सर अब लेट्स कम बैक, सर वापस आइए, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कीजिए, हमारा साथ दे, पाकिस्तान जी के ठीक साथ। थैंक यू वेरी मच। जी ठीक जी ठीक। डॉक्टर शाजिया सोबिया साहबा, मैं ये समझता हूँ मईशत के चैलेंज से पहले भी हमें आबादी के जो बढ़ती हुई आबादी की रेशो है उसको भी चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पे? देखिए काशिफ, मैं समझती हूँ जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन होती है उसी की वजह से जो आपके प्लान्स होते हैं, जो आपने पहले से पॉलिसीज बनाई हुई होती हैं, वो सारी खराब हो जाती हैं। अब आप देखेंगे अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन अगर होगी हमारी, तो उसमें आपके क्लाइमेट चेंज पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपके वाटर रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एनर्जी, सब पे इफेक्ट पड़ता है, और उसके अलावा आपके हेल्थ और एजुकेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अब ना सिर्फ हमारे लिए क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके साथ साथ पॉपुलेशन का बढ़ना भी हमारे लिए चैलेंज है। और अभी एक नया चैलेंज इस वक्त जो आया हुआ है वो है पोलियो वायरस का डायग्नोज होना। आप देखें कि जिस तरह से पोलियो जी वायरस आप पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से आ रहा है, हमें उस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर जितना जल्दी हम मिलके नहीं बैठेंगे, जहां पे आपने देखा था कि 2018 में पोलियो के केसेस कम होके मेरे ख्याल में शायद 18 केसेस बचे थे, वो अब दोबारा से 100 में आना शुरू हो गए, डबल से ट्रिपल डिजिट में जाना शुरू हो गए हैं। तो हमें उस चीज पे भी ध्यान देना है। जब तक हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते,
हम आगे कोई भी चीज नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान को आगे नहीं बच्चों ने चलाना है, यूथ ने चलाना है। अगर आप यूथ को सिर्फ प्रोटेस्ट पे लगा देंगे, इल्जामात की सियासत पे लगा देंगे, इंतशार पे लगा देंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सही कहा था कि चार्टेड ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टेड ऑफ इकोनॉमी के साथ साथ चार्टेड ऑफ रिकंसिलिएशन को भी हमने देखना है और मिलके बैठना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप सही हैं तो हम आपके साथ भी खड़े होंगे, अगर आप गलत हैं तो फिर हम आपके लिए एहतजाज भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये टाइम ऐसा है जिस वक्त हमें प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान को देनी चाहिए और पाकिस्तान के मसाइल को देनी चाहिए। जी ठीक। लालचंद मल्ली साहब, आप भी पॉपुलेशन को पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज समझते हैं? सर बिल्कुल उस पर आता हूँ, लेकिन एक मिनट कमेंट कर दूं। देखें, जब हमारा इंतखाबी निशान बैट जो है जा रहा था, बैट का निशान छीना जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में अली साहब ने दलाइल देते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस साहब हमारा चला गया तो हमारी मखसूस नशिस्तें जो होगी वो हमें नहीं मिलेंगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि नहीं, आपको वो सीटें मिलेंगी और ना मिले तो आप हमारे पास आइएगा। ये खदशात हमें पहले थे कि हमें सिस्टमेटिकली के लिए हमारी ये सीटें जो छीनी जाएगी, तो ये तस्दीक करना चाह रहा था। अब देखें, सिर्फ पॉपुलेशन बॉम्ब की बात नहीं है, हमारे कई मसाइल है जो हल तलब है। और ये अब मौजूदा जो हुकूमत है तो इसको लाइकली 2/3 मेजोरिटी है। अब ये रोना धोना छोड़ दें कि पीटीआई क्या कर रही है, इसने 14 में धरना दिया था, ये दिया था, आप डिलीवर करें। आपके हाथ में अगर पावर है तो आपको इख्तियारात मिले हैं, तो आप अपनी के आपके अंदरूनी जो तजादात है, जो आपके अंदरूनी झगड़े हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ड्यूरिंग इलेक्शंस एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते रहे, वो बिलावल भुट्टो को नाअहल कहते रहे और तो हम समझते हैं ये दोनों नाअहल है और इन्होंने है इनको नहीं आना चाहिए था। इनका सवाल इसके आप देखें, कहा गया कि आप आए और अपने प्लेट्स का हिसाब दे, तो उन्होंने आने से इनकार किया था और कहा था कि आता ही नहीं है। और जैसे ही इनकी हुकूमत आई है तो वो अभी पहुंच गए हैं और उनको हर किस्म का रिलीफ कोर्ट्स के थ्रू मिल रहा। नवाज शरीफ को मिला। तो इस मुल्क में कानून और आइन का मजाक ना उड़ाएं। कानून और आइन की आप जो है बालादस्ती के लिए जो काम करें। जब तक इस मुल्क में कानून नहीं होगा तो ये सारी चीजें जो है वो बेमाना होगी। लेंगे हम वो भी कर लेंगे, इसका कोई मकसद। जी ठीक। सलमा कौसर साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा, आबादी कितना बड़ा चैलेंज है? काशिफ, हमारा प्रॉब्लम पॉपुलेशन नहीं है, हम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी हैव पोटेंशियल, हमारे पास अच्छे ब्रेन्स हैं, हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा जो असल चैलेंज है वो दो चीजें हैं। एक तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, 22.8 मिलियन चिल्ड्रन जो 5 से 16 साल की उम्र के हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, और ये इस एज ग्रुप का 44% बनता है। उनको तालीम दिलवाना, उनकी अच्छी तालीम का बंदोबस्त करना। और दूसरा सबसे बड़ा मसला हमारा ब्रेन ड्रेन, जिसपे हम काम नहीं करते। आज आप जाकर अगर किसी मार्केट में, किसी बाजार में, किसी मोहल्ले में जाकर सर्वे करने, हर चौथा पांचवा बच्चा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। उसे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती। हमने जॉब क्रिएशन नहीं की, हमने अपॉर्चुनिटीज को स्क्वीज किया। हम कहते थे सीपैक गेम चेंजर होगा, वो गेम चेंजर क्यों साबित नहीं हुआ? इतनी एम्प्लॉयमेंट हम क्यों जनरेट नहीं कर पाए? हुकूमतें आती थी, दावे करती थी कि हम इतनी नौकरियां देंगे, वो नौकरियां क्यों जनरेट नहीं हुई? हमने इन्फ्लेशन को आसमान पे पहुंचा दिया, सैलरीज को नहीं बढ़ाया और फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी। गवादर को हम कहते थे कि ये हमने बहुत जबरदस्त पोर्ट बना दिया थी, 2 बारिशें हुई, गवादर पूरा डूब गया। वहां पर इंतजाम प्रॉपर नहीं थे, वहां पे लोग बेचारे कसम कुर्सी की हालत में मौजूद थे। बिलावल साहब ने जाके खुद भी विजिट भी किया और ऑर्डर्स भी पास किए कि इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करे। मकसद ये है कि वहां पे फैसिलिटेशन होनी चाहिए थी, वहां पे इतने वाटर पंप्स होने चाहिए थे, वहां पे इतना इंतजाम होना चाहिए था कि उस पानी को निकाला जा सके। सिर्फ एक ये बात नहीं है। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर हम देखें कि हमने आबादी के साथ साथ ग्रो किया या नहीं, यस हमने ग्रो किया। आपने देखा होगा हमारा क्योंकि ज्यादातर इंहिसार ज़राअत पे है, तो हमारी जो नीड्स हैं उनको हम मीट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम पॉपुलेशन के साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है ये 2-3 है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और ब्रेन ड्रेन। इन 3 चीजों पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है।
जी जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सलमा कौसर साहबा आपका, इख्तियार वली साहब आपका, लालचंद मल्ली साहब आपका, डॉक्टर शाजिया सोबिया साहबा आपका। नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी, ये बड़ा अच्छा जुमला है, बड़ी अच्छी लाइन्स हैं कि सियासत सबकी अपनी अपनी, रियासत सबकी साझी। मेरी दुआ है पाकिस्तान पे अल्लाह अपना ख़ुसूसी रहम और करम फरमाए। रमज़ान का महीना है और हम आवाम के लिए कुछ बेहतर कर सकें, हम अपनी जगह पे और हुक्मरान अपनी जगह पे। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।